हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग उसके जो है प्रीवियस ईयर के जो फैक्चुअल प्रश्न हैं, जो बार बार परंपरागत प्रश्न हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए सीरीज का जो है नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस के जितने भी प्रश्न, जो साइंस के जितने भी परंपरागत प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं, हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑस्टियोलॉजी होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑस्टियोलॉजी और एक होता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में जो है आपका पृथ्वी के आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो जियोलॉजी में किया जाता है। लेकिन जो आपका उसी के मिलता जुलता एक सीरोलॉजी होता है परीक्षा में। जियोलॉजी, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी, ये चारों जो है एक टाइप का है। चारों ऑप्शन आपके प्रश्न के अंतर्गत रहेंगे, इसलिए आपका चारों ऑप्शन के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जियोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो जियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है। ये आपका किसके अंतर्गत? जियोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद जो आपका सीरोलॉजी होता है, इसके तहत ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। और एक ओरोलॉजी होता है, ओरोलॉजी के तहत पर्वत का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में ये जो आपका ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य के शरीर में इसको हम लोग प्लीहा, तिल्ली, अस्थि मज्जा, ये जो है थाइमस ग्रंथि आदि में जो है आपके लिम्फोसाइट निर्मित होते हैं। यह एक प्रकार का जो लिम्फोसाइट जो है, ये श्वेत रक्त कणिका है, जिसको हम लोग WBC बोलते हैं। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, जो सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है, इम्यूनो सिस्टम को जो है मजबूत करती है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। एड्स एक, जिसको हम लोग हिंदी में विषाणु कहते हैं, और यह HIV के कारण होता है। परीक्षा में HIV का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपका समाप्त हो जाती है। और एड्स का फुल फॉर्म यदि परीक्षा में पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स और HIV का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो HIV का जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, और एड्स का जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। और एड्स किसके कारण होता है? तो ये विषाणु वायरस के कारण होता है, HIV के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 500 सेकेंड में पहुंचता है। कितने सेकेंड में पहुंचता है? 500 सेकेंड में। और यदि इसको एक्चुअल देखें तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। वही चंद्रमा का प्रकाश जो है परीक्षा में, यदि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो है आपका 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी 500 सेकेंड लगता है। और यदि पूछे कि चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 1 मिनट 28 सेकेंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट है कि विकृति का मात्रक क्या होता है? तो विकृति का मात्रक क्या होता है? तो विकृति का बीमा जो है हीन राशि है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, इसके कारण इसका कोई जो है मात्रक नहीं होता है। विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि ध्वनि तरंग आगे बढ़ने हेतु माध्यम के कण के दिशा के समानांतर जो है कंपन करती है। नेक्स्ट है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 122 फ़ारेनहाइट। अब फॉर्मूला को याद कर लेंगे, C-0/100 इजकल टू F-32/180। इस पर जो है आपका निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हटर्ज में क्या मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न हैं आपके काफ़ी परंपरागत प्रश्न है, और यही सब प्रश्न जो है साइंस के आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हटर्ज का क्या मात्रक है? तो हटर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को उस कण की
आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है तथा विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर ये जो है, विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर भी आवृत्ति नहीं बदलती है। और इसका ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? शरीर का जो है, मनुष्य के शरीर का जो तापमान है इसका नियंत्रण कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है इसका नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का आती है। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इस सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान का कार्य करता है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से नापी जाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इसे एमीटर द्वारा मापा जाता है। और एमीटर को परिपथ में सदैव जो है श्रेणी क्रम में, हमेशा जो है सीरीज क्रम में जो है इसको लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोधक जो है 0 होता है और विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है? एमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है वाट है। तो विद्युत द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। और आप जानते हैं कि 746 वाट बराबर 1 हर्ट्ज पावर यानी 1 अश्व शक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है लेवेजियर को कहा जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम जो था एंटोनी लेवेजियर। इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्हें दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज और सिलिकॉन को अस्तित्व में की भविष्यवाणी के लिए भी जाना जाता है लेवेजियर को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? हंसाने वाली गैस जो है किसे कहा जाता है? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा की गई थी 1772 में। परंतु यह कमरे के तापमान पर अक्रिय किंतु उच्च ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है। और वहीं नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका N2O, इसको N2O रासायनिक सूत्र है। ये हंसाने वाली गैस है क्योंकि इसे सूंघने पर जो है हंसी आती है। जैसे आप नाइट्रस ऑक्साइड गैस को सूंघेंगे तो आपको हंसी आएगी। साथ ही इसे शल्य क्रिया और दांतों की सर्जरी के लिए जो है एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान जो है 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। जो शुद्ध जल होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। अतः इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पीएच मान यदि 7 से कम होता है, 7 से यदि कम पीएच मान रहेगा तो विलयन क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय हो जाएगा। और जैसे ही 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है, जैसे आपका दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया। तो 7.4 हो गया तो यानी वो क्षारीय हो गया। जो आपका शराब का होता है 2.8 होता है। मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है एक किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर आइसोप्रीन का क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है। फिर एक नियोप्रीन और थाइकोल संश्लेषित रबर के जो है उदाहरण होते हैं। आप जानते हैं कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए, कोई भी प्राकृतिक रबर है और इसको कठोर बनाना है तो कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने से क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और डार्विन का एक विकासवाद का भी इन्होंने विकासवाद के बारे में भी बताया था। और इनकी पुस्तक का पूरा जो नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, द कंजर्वेशन ऑफ फेवरेट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। चलते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। देखिए म्यूचुअलिज्म यानी हिंदी में इसको सहजीविता, आप यहाँ इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है लेकिन वहीं यदि हिंदी में रहेगा तो ये सहजीविता हो जाएगा। तो सहजीविता में दोनों प्रजाति क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। म्यूचुअलिज्म में जो होते हैं दोनों प्रजाति क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। जैसे लाइकेन जहाँ कवक द्वारा शैवाल की सुरक्षा
तथा शैवाल कवक को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो परजीविता में एक प्रजाति का लाभ तो दूसरे प्रजाति की हानि परजीविता में होता है, और सहजीविता में दोनों क्या होगा, आपका दोनों लाभान्वित होगा। और एक सहभोजिता होता है, तो सहभोजिता में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो ये 3 बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, एक सहजीविता के बारे में, एक परजीविता के बारे में, और एक सहभोजिता, एक म्यूचुअलिज्म, एक पैरासिटिज्म, और एक जो है कम्युनलिज्म के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को जो है आवास कहा जाता है। वहाँ स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं। एक आवास में कई निकेत होते हैं। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक और भौतिक रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं। प्रत्येक जाति को एक जो है विशिष्ट प्रकार की निकेत होता है, तथा कोई भी 2 जातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो है एटीपी में क्या बदलती है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट को, किसको बदलती है, क्लोरोप्लास्ट को जो है बदलती है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये जितने भी आपके साइंस के प्रश्न थे उसका हम लोग एनालिसिस किए, और इसी प्रकार हम लोग प्रतिदिन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, या बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, पीटीएम मुख्य परीक्षा की, या आप बीपीएससी 8वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार दरोगा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। और वहाँ पर हम लोग प्रतिदिन जो है बिहार दरोगा, बीपीएससी और उसके बाद बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो है प्रैक्टिस सेट का PDF जो है निःशुल्क वहाँ पर पोस्ट किया जाता है। सभी को धन्यवाद पुनः।